तो बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी पीवाई की 2020 की बात तो कर ही रहे थे। पेपर 1 की बात करेंगे। सेक्शन ए का हमने पार्ट 1 देख लिया। पार्ट 2 में हम 6 क्वेश्चन देखेंगे, 3 ABC एंड 4 ABC। सो स्टार्ट करते हैं भाई। 3A क्या है? एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। हमको बात किसकी करनी है? जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है उसके इम्पैक्ट की बात करनी है मैरिज के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं आंसर को, है ना। सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सिर्फ मैरिज मैरिज नहीं है भाई, तो चीजें अपना अपना आपको चीजें समझनी है जो, बिकॉज वास्टनेस जो है ना, आपको प्रीवियस क्वेश्चन से देखना है कि क्या कवर करना है और क्या कवर नहीं करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑन यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, इसका बहुत एक तरह से प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है यार, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर है। बिकॉज, है ना, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट दे ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर, जिससे एक तरह से मोर इंक्लूसिव एंड इक्वल सोसाइटी बनाने में हेल्प करता है। द इम्पैक्ट ऑफ feminist movement has brought changes to the traditional concept of marriage and family structure, leading to a more inclusive and इक्वल सोसाइटी, है ना। जो हमारे पास, है ना, जो रूल रहा है, चेंजेस हमारे पास की बात करें, चेंजेस ब्रॉट और इम्पैक्ट्स ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट की बात करें तो है ना, जो ये बात करते पहले कि ये चैलेंज करता है, जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं उसको ये चैलेंज करता है यार। है ना। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो ट्रेडिशनल रोल था जेंडर का मैरिज एंड फैमिली के अंदर, उसको क्या करता है एक तरह से, है ना, क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जांपल जो, है ना, मतलब जो प्राइमरी, मतलब जैसे लड़कियों को एक तरह से आप समझना, है ना, मतलब जो मैन को एक तरह से जो प्राइमरी ब्रेड विनर एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज द हाउस होल्ड एंड टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, ऐसे माना जाता था। बट इससे चेंजेस आए हैं यार, एक तरह से डुअल इनकम फैमिलीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड जो रोल है हस्बैंड एंड वाइफ्स का वो हमारे पास यहाँ पर रिडिफाइन हो रहा है। ओके, ट्रेडिशनली men were considered the primary bread winners and women were expected to manage the household and take care of take care of children। एंड एक तरह से जो हमारे पास फेमिनिस्ट मूवमेंट है has led to the shift in gender roles with more women participating in the workforce and men taking off a larger share of household responsibilities।
with more women participating in the workforce and men taking on a larger share of household responsibilities. सो ये चीज़ें थोड़ी बड़ी हो गई, बट हम थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और भी हमारे पास चीज़ें हैं, लाइक आप समझना कि जो डाइवर्सिटी है फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर वो बढ़ रहा है भाई। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाइवर्स फैमिली स्ट्रक्चर है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लाइक सिंगल पेरेंट फैमिली, सेम सेक्स फैमिलीज, चाइल्ड फ्री कपल्स, ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। like acceptance of diverse including single parent families, same sex families and child free couples, है ना। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट एक तरह से ये और क्या कर रहे हैं भाई, है ना, जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास देखने को मिला है कि जो मैरिज लॉस एंड प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, सच एज एडॉप्शन ऑफ नो फॉल्ट डिवोर्स लॉ, है ना, ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ जो प्रीनuptial एग्रीमेंट है ना, जो प्रिवेलेंस ऑफ द इगैलिटेरियन मैरिजेस उसकी बात कर सकते हैं यार फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से। ना बिकॉज आप समझना जो पार्टनरशिप का पहले तो एक तरह से अनइक्वल था, है ना, एक हायरार्किकल रिलेशनशिप था, मतलब जो हस्बैंड है वो होल्डिंग अथॉरिटी ओवर द वाइफ ऐसा था, बट अभी दोनों का क्या है इक्वल रोल रहा है, बस दोनों पार्टनर्स का इक्वल रोल हो गया है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से होने लगा है। तो जो हमारे पास जो शिफ्ट है ना, इक्वल रोल ऑफ द फैमिली, है ना, पार्टनरशिप, मतलब जो तरह से है ना इक्वल जो है दोनों का पार्टनरशिप जो है वो इक्वल हो रहा है। सो इसका जो शिफ्ट है in the changes, है ना, shift is reflected from what, हमारे पास जो नो फॉल्ट डिवोर्स लॉस देखने को मिल रहे हैं, या फिर ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ दी प्रीनuptial एग्रीमेंट, वो सब चीज़ें हैं यार। Redefining marriages means marriage as a partnership between two equals, marriage as a partnership between two equals rather than a hierarchical relationship। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जो शिफ्ट है वो हमको दिख रहा है यार फ्रॉम दी एक समझना नोट, जो फॉल्ट डिवोर्स लॉ है वो हमारे पास देखने को मिल रहा है।
हमारे पास जो डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जो मैराइटल रेप का जो एक तरह से जो इश्यूज हैं वो एड्रेस हो रहे हैं यार फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से, है ना। बिकॉज पहले इनको प्राइवेट मैटर माना जाता था, बट अभी एक तरह से क्या हो रहा है, अटेंशन, लोगों का अटेंशन आ रहा है, सो लॉस आ रहे हैं इसके ऊपर दैट प्रोटेक्ट्स द विक्टिम यार। एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड marital rape as a, है ना, feminist movement result in laws being enacted to protect victim and punish perpetrators एंड अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं जिससे एजुकेट कर सके पब्लिक को अबाउट दिस इशूज। has been instrumental in enacting laws to protect victim and punish the perpetrators। ओके, एक तरह से रिप्रोडक्टिव राइट्स को एनकरेज कर रहे हैं यार, उनको जो यार है उनके जो राइट्स हैं उसको एडवोकेट कर रहे हैं, लाइक सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, एक तरह से कम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन की बात है, उनको एक तरह से जो वुमेन है उनको एक तरह से इंक्रीज ऑटोनॉमी दे रहा है ओवर देयर डिसीजन की वेदर टू हैव अ चाइल्ड और नॉट। encouraging what reproductive rights including access to contraception, safe abortion services and comprehensive sex education। सो ये सब चीज़ें हैं यार। सो और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक जैसे सम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में सपोर्ट कर रहा है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है ना, दे हैव प्लेड अ पिवटल रोल जो ट्रांसफॉर्म करने के जो यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड जो फैमिली स्ट्रक्चर है। सो हम बोल सकते हैं दस दिस चेंजेस हैज़ और हैव लीड टू व्हाट, एक तरह से इंक्लूसिव एंड इक्वल सोसाइटी बनाने में बहुत हेल्प किया है, वेयर है ना इंडिविजुअल्स आर फ्री टू चूज द टाइप ऑफ मैरिज and family structure that best suits their needs and values। Thus, the feminist movement has led to a more inclusive and equal society where individuals are free to choose the type of marriage and family structure that best suits what their needs and values। have led to more inclusive and that suits their needs and values। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया। भाई क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट और यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज एंड फैमिली स्ट्रक्चर। तो हमने बताया कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कुछ था उसमें चेंजेस लाया यार, लीडिंग टू अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्वल सोसाइटी। हमने देखा कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है एक तरह से उसने चैलेंज किया जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स था, जहाँ पे मैन को एक प्राइमरी ब्रेड विनर है ना, काम मतलब रोजगार लाने वाला, घर में खाना
लाने वाला आदमी माना जाता था और वुमेन को एक तरह से घर को संभालने वाला, बच्चों को संभालने वाला माना जाता था। बट जो हमारे पास फेमिनिस्ट मूवमेंट है उससे हमारे पास जो है ज़्यादातर वुमेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वर्क फोर्स में, एंड दोनों एक तरह से दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा है ना। या फिर हमने ऐसा भी देखा कि जो वुमेन है ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी वर्कफोर्स, एंड मैन जो है एक तरह से हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर कर रही है, ऐसा भी देखने को मिला है ना। जो डाइवर्सिटी था फैमिली स्ट्रक्चर का वो भी हमारे पास बढ़ा है। हमने देखा कि जो एक्सेप्टेंस था दैट इज ऑफ डाइवर्स स्ट्रक्चर्स ऑफ मैरिजेस, लाइक जो सेम सेक्स मैरिजेस हो गए, सिंगल पेरेंट फैमिलीज हो गए, है ना, फ्री चाइल्ड कपल्स हो गए, इसका जो एक्सेप्टेंस देखने को मिला वो बता रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट कैसे सोशल जो स्ट्रक्चर है फैमिली स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस लाए हैं। एक तरह से मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी रिडिफाइन किया गया है, बिकॉज पहले मैन का अथॉरिटी होता था, ऐसा माना जाता था कि मैन का अथॉरिटी ओवर द वुमेन, अब देखने को मिला बिकॉज ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट की दोनों की जो पार्टनरशिप है मैरिज के अंदर, दोनों की जो राइट्स हैं वो इक्वल्स हैं यार, हायरार्किकल सिस्टम हट गया। जैसे कि हमारे पास है ना, इसको हम देख सकते हैं, जो हमारे पास नो फॉल्ट डिवोर्स लॉस है ये हम बता सकते हैं, लाइक और भी बहुत सारे लाइक प्री न्यूप्शियल एग्रीमेंट जो है उसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है ना। जो प्रिवेलेंस है ना इगैलिटेरियन मैरिजेस का, वो जो प्रिवेलेंस बढ़ रहा है वो हमको बता रहा है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो उन्होंने कैसे डिफाइन किया, रिडिफाइन किया मैरिजेस को, है ना। हमारे पास जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो मैरिटल रेप का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी एड्रेस हो रही है। जो इशूज़ है ना, कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सब इशूज़ हैं यार, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से यहाँ पे लोगों का अटेंशन जा रहा है। एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, लॉज आ रहे हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं विक्टिम्स को, पनिश करते हैं परपिट्रेटर्स को, अवेयरनेस कैंपेन्स आ रहे हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो एक तरह से इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स हैं, ट्रेडिशनल जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं मैरिजेस के अंदर, स्ट्रक्चर है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे एक तरह से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है एक तरह से रिप्रोडक्टिव राइट्स को इनकरेज कर रहे हैं यार, ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। उनका जो एक्सेस है टू कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ अबॉर्शन सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन जो है, एक तरह से उनको जो राइट है ना ओवर चूजिंग देयर जो है ना, मतलब जो डिसाइडिंग वेदर टू हैव और डू नॉट हैव अ चाइल्ड, वो उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ा रहा है एक प्रकार से, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ लाइक उनको इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर रहा है यार, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एक तरह से अब वो डिपेंडेंट नहीं है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है, फाइनेंशियली। तो ये हमने बताया, ठीक है। सो ये सब चीज़ हमको देखने को मिलती है, लाइक जो इंक्रीज एज ऑफ मैरिजेस है वो सब चीज़ समझ आ रहा है। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है एक तरह से इंक्लूसिव एंड इक्वल सोसाइटी लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बिकॉज अब क्या हो गया, जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर फ्री टू चूज द टाइप ऑफ मैरिजेस, है ना, वो क्या फैमिली स्ट्रक्चर चाहते हैं वो चूज कर सकते हैं जो कि उनके नीड्स और उनकी वैल्यूज़ के साथ बेस्ट सूट करे। So this is all about the question regarding the impact of feminist movement on the universality of marriage and the family structure, traditional family structure. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है अबाउट द डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस विद द राइज इन द फूड प्रोडक्शन एंड सीडेंटिज्म। जो फूड प्रोडक्शन जो बढ़ रहा है, हमारा सारा जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, उससे डेमोग्राफी एंड एपिडेमियोलॉजिकल एपिडेमियोलॉजी पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस रहे हैं, क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, ये हमको बताना है भाई। सो स्टार्ट करेंगे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो राइस है फूड प्रोडक्शन एंड सीडेंटिज्म से इसने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए तो हैं डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजी के अंदर, है ना। जैसे कि हमारे पास जो फूड अवेलेबिलिटी जब बढ़ा सो पॉपुलेशन बढ़ा यार, अर्बनाइजेशन हुआ, सोशल सर्टिफिकेशन हुआ। हावेवर जो स्प्रेड ऑफ डिसीज था या फिर जो इंक्रीज प्रेशर और रिसोर्सेज भी देखने को मिले, है ना। तो बताएंगे कि दैट the increase in food availability lead to a rise in population, urbanization and social stratification. However, इट ऑल्सो लीड टू वॉट डेमो, तो हमने एपिडेमियोलॉजी की बात की कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, अर्बनाइजेशन हो गया, डेमोग्राफी। एपिडेमियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस क्या रहे हैं कि स्प्रेड जो मतलब रिसोर्सेज पे प्रेशर बढ़ा है, स्प्रेड हुआ है डिसीजेस का।
ओके, सो पहले तो हम बात करेंगे अबाउट द डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस। पहला जो है हमारे पास बात करेंगे अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, डेमोग्राफिक मतलब जो हमारे पास जब रेसिडेंटल लाइफस्टाइल आया, फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जब एनिमल डोमेस्टिकेशन हुए, एग्रीकल्चर आया तो पॉपुलेशन बढ़ा यार, है ना। एंड ऑल्सो एक स्टेबल फूड सप्लाई देखने को मिला सीडेंटिज्म की वजह से, है ना, जिससे हायर पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। सो एग्जांपल की बात करेंगे कि द न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन विटनेस्ड व्हाट, इट विटनेस्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन population due to rise in what, rise in the food production and sedentism. और क्या बात कर सकते हैं भाई, जो अर्बनाइजेशन हुआ, फॉर एग्जांपल जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थे लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली, ये एग्जांपल्स हैं उन सोसाइटीज़ के जो कि इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सीडेंटिज्म से आए यार, है ना। ऑल्सो एक तरह से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हुआ या फिर जो स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर जो हमने देखने को मिला, एक सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम जो बना, है ना, वो सरप्लस फूड प्रोडक्शन की वजह से हुआ, बिकॉज आप समझना लार्ज सेटलमेंट बने यार, अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, Egypt and the Indus Valley are examples of what? Examples of societies that emerged due to increase in food production and sedentism. और क्या क्या हमारे पास डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस रहे हैं यार, लाइक हमारे पास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिला, है ना। सोशल सर्टिफिकेशन की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेसोपोटामिया है ना, वहाँ पे हमारे पास सोसाइटी जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइडेड था यार, लाइक द किंग, प्रीस्ट, मर्चेंट्स, फार्मर, स्लेव्स। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज आप समझना फूड प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ सोसाइटीज बिकम कॉम्प्लेक्स, है ना, एंड जिससे क्या हुआ, हायरार्कीज देखने को मिली, एंड विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, ऑक्यूपेशन, वेल्थ एंड पावर। Society was divided into different classes, including kings, priests, merchants, farmers and slaves, एंड दिस इज व्हाट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन यार। तो ये हमने बात की अबाउट दी कौन से कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज की वजह से,
सो पहले तो जो स्प्रेड ऑफ डिसीज़ है यार, है ना, बिकॉज आप समझना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से, सीडेंटिज्म की वजह से जो स्प्रेड था इन्फेक्शियस डिसीज का वो बढ़ा, बिकॉज पीपल बिगेन टू लिव इन वॉट, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्लोज प्रॉक्सिमिटी रहने चालू कर दी, किसके साथ, पैथोजन के साथ, एंड एक दूसरे के पास भी जा रहे हैं, तो एक तरह से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो स्प्रेड है वो भी बहुत आसानी से बढ़ जाता है यार। ऑल्सो जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो था उसके वजह से हमारे पास जो एनिमल्स नियर डिसीज ह्यूमन पॉपुलेशन में आ गए यार। सो हम बात कर सकते हैं दैट एज पीपल बिगिन लिविंग इन close proximity pathogen could easily spread from one individual to अनदर। एग्जाम्पल भी बात कर सकते हैं अबाउट जो डिसीजेज हैं। ऑल्सो डोमेस्टिकेशन की वजह से भी हमारे पास कुछ डिसीज बढ़े हैं, लाइक डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड ड्यू टू व्हाट, originated from whom, domesticated animals। ओके, तो स्प्रेड ऑफ डिसीज ज़्यादा कॉमन हो गया यार हमारे पास। माल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास देखने को मिला, बिकॉज है ना जो स्केलेटल रिमेन्स अर्ली एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ के, वो बताते थे कि उनमें एनीमिया, डेंटल प्रॉब्लम्स या फिर उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था कंपेयर टू दी हंटर गैदरर। वाई, बिकॉज समझना सीडेंटिज्म जो था एक तरह से डाइवर्सिटी ऑफ फूड का डिक्लाइन कर देता है यार, है ना, बिकॉज आप न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाते, एक जगह में रह रहे हो, एक बेसिक एग्रीकल्चर बेस्ड डाइट खा रहे हो, तो एक तरह से डाइवर्सिटी जो है वो फूड को कंप्लीट नहीं कर पाती। Despite the surplus food production, the shift to sedentism and agriculture based diet lead to what? Lead to a decline in the diversity of food sources, जिससे हमारे पास है ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले यार। लाइक हम बात कर सकते हैं दैट जो स्केलेटल रिमेन है फ्रॉम अर्ली societies show signs of anemia, dental problems, सो इन कंक्लूजन और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखने को मिलता है। लाइक जो माया का सिविलाइजेशन था वो कोलैप्स क्यों हो गया भाई, बिकॉज ऑफ जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से, है ना, एक तरह से डिक्लाइन हो गया। तो ये भी हमारे पास एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस रहा है यार पे। फूड प्रोडक्शन के बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को एक तरह से ख़त्म कर लिया ही बोल सकते हैं। सो इन कंक्लूजन जो राइज था फूड प्रोडक्शन एंड सीडेंटिज्म के अंदर, उसने बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक चेंजेस लाए हैं। लाइक ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हमने देखा, अर्बनाइजेशन देखा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखा,
एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमने देखा कि इन्फेक्शियस डिसीज का आसानी से स्प्रेड हो रहा है, माल न्यूट्रिशन है ना, स्प्रेड ऑफ मतलब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है ना। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट वाइल ये जो शिफ्ट था है ना टू सेटल लाइफस्टाइल फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन है ना civilization, it has also introduced what new challenges to human health and well-being. Thus, while the shift to settled lifestyles facilitated the development of complex societies and advancement of human civilization, it also introduced new challenges to human health and well-being. सो इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमारे पास क्रिटिकली एग्जामिन करना था जो डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है विद द राइज इन फूड प्रोडक्शन एंड सीडेंटिज्म। तो हमने बताया कि जो हमारे पास है ना फूड प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला यार, अर्बनाइजेशन देखने को मिला, सोशल सर्टिफिकेशन देखने को मिला। बट हाँ कुछ दिक्कतें भी हुई लाइक जो हमने बताया एपिडेमियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस लाइक द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस, इंक्रीज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, यहाँ पे हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखा है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक माल न्यूट्रिशन। तो सब चीज़ हमने बताया यार कि डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस क्या रहा है फूड प्रोडक्शन के बढ़ने का है ना, सीडेंटिज्म के बढ़ने का, पॉपुलेशन ग्रोथ रहा है यार, न्यूलिथिक रिवोल्यूशन हमको समझाता है ये चीज़। अर्बनाइजेशन की वजह से मतलब जो हमारे पास फूड सप्लाई के बढ़ने की वजह से सीडेंटिज्म के अर्बनाइजेशन हुआ यार। अब लोग जो थे बिकॉज खाना ज़्यादा मिलने लगा तो एक तरह से अर्बन सेंटर्स बनने लगे है ना, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर होने लगा, सेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम मिलने लगा। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि जो एंशिएंट सिटीज़ थे लाइक मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली, वो बताते हैं कि जब इंक्रीज़ हमारा पास फूड प्रोडक्शन जब इंक्रीज़ हुआ है ना तो हमारे पास लोग जो थे एक तरह से एक पर्टिकुलर रीजन में रहना चालू कर दिए और एक तरह से क्या हुआ सीडेंटिज्म की वजह से यहाँ पे ये सब चीज़ें अर्बनाइजेशन देखने को मिली। सोशल सर्टिफिकेशन भी हुआ यार। फॉर एग्जांपल हमने देखा बिकॉज सोशल सर्टिफिकेशन क्यों हुआ, बिकॉज एक तरह से सोशल हायरार्कीज बन गई यार बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, वेल्थ एंड पावर है ना। सो फॉर एग्जांपल हमने बताया कि यहाँ पे जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे डिफरेंट क्लासेस के लोग रहते थे यार, किंग्स, प्रीस्ट, मर्चेंट, फार्मर, स्लेव्स। तो ये हमारे पास बताता है कि यार क्या क्या हमारे पास हुआ ड्यू टू सीडेंटिज्म एंड फूड प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफी। नाउ एपिडेमियोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस लाइक स्प्रेड ऑफ डिसीज आसानी हो गया बिकॉज अब क्या होने लगे, लोग ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में रहे बिकॉज अब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगे यार। पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जो पास लोग रहेंगे तो स्प्रेड ऑफ डिसीज आसान हो जाएगा। ऑल्सो जो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल वहाँ से डिसीज फैलने के चांसेस बढ़े लाइक ट्यूबरकुलोसिस देखा, मीजल्स देखा, स्मॉल पॉक्स देखा। ये माना जाता था कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल से ही फैले होंगे इंसान के अंदर। माल न्यूट्रिशन भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है बिकॉज फूड प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ एक्सीडेंटिज्म के साथ साथ आप समझना जो डाइवर्सिटी थी, डाइवर्सिटी ऑफ फूड वो कम हो गई। डाइवर्सिटी ऑफ फूड जो हम खाते थे वो कम हो गया एज कम्पेयर टू आप समझना रूरल एरियाज़ में जो डाइवर्सिटी ऑफ फूड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। इसीलिए जो माल न्यूट्रिशन की जो चांसेस है ना वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो हमारे पास एग्जाम्पल की तरफ बताया कि जो स्केलेटल रिमेन्स हैं अर्ली एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ की वो हमको बताती हैं कि देखो उनके जो स्केलेटल रिमेन्स में बता रहे हैं कि वहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम्स होते थे, साइंस जो थे एनीमिया के, तो क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ फूड कम हो गया बिकॉज सीडेंटिज्म एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, एक पर्टिकुलर से एक प्रकार के एग्रीकल्चर डाइट को फॉलो करते थे यार, एग्रीकल्चर बेस्ड डाइट। ऑल्सो जो उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो कम था है ना एज कम्पेयर टू हंटर गैदरर। सो ये हमने बताया। नाउ इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो भाई जो शिफ्ट था सेटल लाइफस्टाइल की तरफ एक तरह से डेवलपमेंट हुआ एक हाथ में कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का, बट दूसरे हाथ में हमारे पास चैलेंजेस भी देखने को मिले टू ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस डेमोग्राफिक एंड एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन का इंक्रीज एंड सीडेंटिज्म। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सी है
क्वेश्चन नंबर सी क्या है, इलुसिडेट हाउ डार्विन एंड पोस्ट डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो डेवलप हुआ था, कैसे उसमें डार्विन एंड पोस्ट डार्विन थ्योरीज का योगदान है, ये हमको पूछा गया है। सो स्टार्ट करेंगे आंसर को, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एलुसिडेट हाउ डार्विन एंड पोस्ट डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, जिसको हम मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी भी बोलते हैं, ये थ्योरी जो है एक तरह से एक्सप्लेन करता है यार जो इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं, है ना। वो बोलते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से ये हमारे पास बने हुए हैं, इवोल्यूशन जो है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से हुआ है। लाइक हमारे पास बायोलॉजी में अंदर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन बायोलॉजी की वजह से हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हुआ है, ऐसा ये बोलती है कौन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। Synthetic theory of evolution is a comprehensive process that है ना, या फिर बोल सकते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी प्रोसेस that combines insights from various field of biology such as genetics and population biology, है ना। मतलब जो जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन बायोलॉजी को किसके साथ कंबाइन करता है, विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो कि किसने प्रपोज किया था नेचुरल सिलेक्शन को, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी कैसे हुआ था, ये हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो डार्विन का और पोस्ट डार्विन साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी वजह से हमारे पास सिंथेटिक थ्योरी बना है यार। सो द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी, पहला चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ना, उसने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है यार। ओके, चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उसने कंट्रीब्यूट किया टू द सिंथेटिक थ्योरी। हम बात कर सकते हैं दैट जो किताब थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में पब्लिश किया गया था, presented the idea of what it presented the idea of natural selection as what it is a primary mechanism जो कि स्पीसीज का इवोल्यूशन करा रहा है ना। और ये जो था, ये जो थ्योरी जो था वो ऑब्जर्वेशन के बेस में इन्होंने प्रपोज किया था। ऑन दी origin of species, Darwin presented the idea of natural selection as the
प्राइमरी मैकेनिज्म ड्राइविंग द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। दूसरा हम बात कर सकते हैं अबाउट जो पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज है, लाइक जो है ना मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये बोलता है कि है ना जो ट्रेट है दे आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कि क्रिस्टल फाउंडेशन बनाता है यार, जो जेनेटिक मतलब जो वेरिएशंस हैं विद इन द पॉपुलेशन, तो उसमें भी एक तरह से इवोल्यूशन में हेल्प किया गया है, मतलब हेल्प करता है ये। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ना, it describes how traits are passed down from one generation to the next, है ना, and it provide a crucial foundation for understanding of the genetic variation जो हमारे पास देखने को मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। तीसरा हमारे पास पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज की बात करें तो पॉपुलेशन जो जेनेटिक्स जो है आप समझना, हेल्डेन का, राइट्स का, यहाँ पे जो बताते थे जो जेनेटिक कंपोजिशन था, है ना, पॉपुलेशन समय के साथ कैसे चेंज करता है ना, इन्होंने बताया इसके बारे में। ऑल्सो हम हार्डी-वीरबर्ग इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। ओके, हार्डी-वीरबर्ग इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया था, है ना, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जहाँ पे जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है ओवर द जनरेशन। इट इज़ अ fundamental principle in population genetics that describe the conditions under which allele frequencies in a population will remain constant। एक तरह से क्या करता है फिर ये कि जो इक्विलिब्रियम हमको वेरियस डिफरेंट जो फोर्सेस हैं इवोल्यूशन के उसको समझने में हेल्प करता है यार। और भी यहाँ पे थ्योरीज हैं, लाइक हमारे पास जो हक्सले का मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है वो बता सकते हैं हम कि वहाँ पे वो इंटीग्रेशन जो किया जेनेटिक्स का, है ना, सिस्टमेटिक्स का, एक तरह से जो पैलेंटोलॉजी है ना, और भी डिफरेंट बायोलॉजिकल डिसिप्लिन्स है जिनको एक तरह से उन्होंने, है ना, यूनिफाई किया। और एक हमारे पास सिंथेटिक थ्योरी जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी था, बुक जो इन्होंने लिखा था इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस, उसमें यहाँ पे बताया इन्होंने। मुझे बहुत लाइक है, बहुत सारे और भी है ना पोस्ट डार्विनियन मॉडल्स से, लाइक डॉब्झेस्की की बात कर सकते हैं जिन्होंने बताया कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटेंस का क्या इंपॉर्टेंस रहा है एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज में। अर्नेस्ट मेयर की बात कर सकते हैं, है ना, उन्होंने भी नेचुरल पॉपुलेशन जो है एक दूसरे से जब इंटरब्रीड कर रही है ना, तो तरह से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो है वो उसमें स्पीसीएशन कैसे होता है उसकी बात की थी इन्होंने। तो लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट जूलियन हक्सले। In his book Evolution, the modern
synthesis modern synthesis to describe the integration of genetics, systematics, paleontology, and other biological discipline into unified theory of evolution based on what? Genetic variation and natural selection. ओके, सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट था सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का, है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के इंटीग्रेशन से बना है यार, है ना। एक जो कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी जो हमने बनाया है वो बहुत सारे मैकेनिज्म्स के द्वारा यहाँ पे, बहुत सारे मैकेनिज्म्स की वजह से यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना। सो द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक तरह से बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन द सब्सिक्वेंट डिस्कवरीज एंड एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन बायोलॉजी की वजह से देखने को मिला। सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस द डेवलपमेंट of the synthetic theory of evolution was the result of the integration of Darwin's theory of natural selection with subsequent discoveries and advancement in genetics, population biology and other fields. तो इस प्रकार से आंसर कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या है? एलुसिडेट हाउ डार्विन एंड पोस्ट डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हमने बताया कि जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है यार, है ना, बिकॉज एक तरह से जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में उसको ये कंबाइन करता है। लाइक जेनेटिक्स की बात करता है, पॉपुलेशन बायोलॉजी के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल सिलेक्शन के साथ जोड़ता है ये, है ना। हमने जो डेवलपमेंट की बात की तो सबसे पहले तो हमने चार्ल्स डार्विन का जो इवोल्यूशन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है उसमें हमने सबसे पहले तो बात की कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो प्राइमरी मैकेनिज्म है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, है ना। मेंडल का जो लॉ है वो बोलता है कि देखो यार सक्सेसिव जनरेशन में जो चीज़ें जाती हैं वो क्या होती हैं, जो ट्रेड्स होते हैं वो पास होते हैं जनरेशन बाय जनरेशन। हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम ने हमको बताया कि जो एलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहता है, और जो कि एक तरह से हमको चीज़ बताता है कि कैसे, है ना, विच हैज़ हमारे पास ये जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम रहा है इसने एक बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग हमको प्रोवाइड की कि यार जो डिफरेंट फोर्सेस हैं लाइक नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, कैसे वो जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं किसी पॉपुलेशन, वो हमको समझने में हेल्प किया। उसके बाद जूलियन हक्सले का जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रपोजन जिन्होंने दिया था, जो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी अपनी किताब में, नाम था उसका इवोल्यूशन, 1942 में जो पब्लिश हुआ था। कॉइन द टर्म व्हाट, जो सिंथेटिक थ्योरी है वो,
इन्होंने इंटीग्रेट किया जेनेटिक्स को, सिस्टमेटिक्स को, पैलेंटोलॉजी को, डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल फील्ड्स को, जिससे इन्होंने क्या किया, एक तरह से नया इवोल्यूशन थ्योरी बनाया है ना, नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक वेरिएशन के बेसिस पे। सो हमने देखा कि जो डेवलपमेंट था जो इवोल्यूशन की सिंथेटिक थ्योरी का, वो इंटीग्रेशन है भाई डार्विन थ्योरी का, जो सब्सिक्वेंट एडवांसमेंट हुए थे जेनेटिक्स के अंदर, पॉपुलेशन बायोलॉजी के अंदर और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था elucidate how Darwin and post-Darwin theories of evolution resulted in the development of synthetic theory of evolution। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है? डिस्कस वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू स्टडी व्हाट, टू स्टडी द पर्सनालिटी है ना, स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एंड कल्चर के लिए कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस हैं वो हमको यहाँ पे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। हमसे क्या पूछा गया है? हमको क्वेश्चन ने पूछा है डिस्कस वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एंड कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारे पास देखो भाई बहुत सारे प्रोमिनेंट थिंकर्स जिन्होंने लिखा था कि कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल के बारे में, है ना। एंड ये जो अप्रोचेस हैं वो क्या करते हैं यार, ये जो अप्रोचेस हैं है ना, एक हमारे पास कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी हो गया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हो गया, फिर सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कल्चर एंड पर्सनालिटी हो गया, ये हमारे पास किसको स्टडी करते हैं? पर्सनालिटी एंड कल्चर को स्टडी करते हैं। एंड दिस अप्रोचेस एग्जामिन व्हाट, दिस अप्रोचेस एग्जामिन द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सनालिटी, कल्चर सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, मतलब जो उनके बीच में जो हमारे पास इंटरेक्शन होता है, और हमको समझने में मदद करते हैं यार कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है, ह्यूमन का पर्सनालिटी है, वो कैसे अफेक्ट करता है कल्चर को। सो some of the prominent approaches is some of the prominent approaches or some of the prominent approaches to study personality and culture are culture and personality school, culture and personality school, cognitive anthropology, structural functionalism, and symbolic anthropology। ओके, एंड एक तरह से ये एग्जामिन करने में हेल्प करते हैं जो इंटरेक्शन है बिटवीन द पर्सनालिटी, कल्चर सिस्टम एंड द सोशल स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल की। सो ये जो अप्रोच है ना, ये क्या करता है भाई, जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी उसके बारे में बताता है। इट एम टू एग्जामिन व्हाट, एक तरह से एनालाइज करता है जो कल्चरल फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस है इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, पर्सनालिटी ट्रेट्स या फिर जो बिहेवियर है उसको। इट एम टू एनालाइज हाउ cultural factors influence the development of personality traits and behaviors among individuals। ओके, एंड इसके जो प्रोमिनेंट हमारे पास जो
लोग थे जिन्होंने इसको अपने तरह से प्रपोज किया, है ना। मतलब एक तरह से ये माना जाता था कि जो कल्चर है ना, इट इज़ यूनिक पर्सन, है ना। हर कल्चर का अपना एक यूनिक पर्सनालिटी पैटर्न होता है जो कि उसके मेंबर्स में देखने में मिलता है। एंड सम ऑफ द की प्रोपोनेंट्स ऑफ, है ना, और सम की फिगर्स in this approach include Ruth Benedict, Margaret Mead, and Edward Sapir. तो ये होगा कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल की बात, है ना। हमारे पास अगर हम बात करें कि जैसे कि हमारे पास जो रूथ बेनेडिक्ट का जो स्टडी रहा है ना भाई, जो जो इन्होंने क्वाक्यूथल ट्राइब्स के अंदर जो स्टडी की थी, है ना, जो बता रहा है कि कैसे कल्चर पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, बिकॉज इनका जो वर्क था। ऑल्सो जो हमारे पास मार्गरेट मीड का वर्क की बात कर सकते हैं, है ना, द वर्क ऑफ मार्गरेट मीड इन द समोआन आइलैंड्स, जो कि हाईलाइट कर रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल फैक्टर ऑन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे मार्गरेट मीड सीधा एग्जाम्पल देते हैं, की प्रोपोनेंट्स की बात करनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सीधा एग्जाम्पल की बात करेंगे यार। सो Margaret Mead's work in Samoa Islands highlights the influence of cultural factors on personality development। हम बात करेंगे अबाउट, पहला तो हमने बात की अबाउट कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल की, हम बात कर सकते हैं अबाउट द कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी, है ना। जो कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी एक तरह से किस पे फोकस करता है, जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, है ना, अंडरलाइन ह्यूमन बिहेवियर के अंदर उसको बात करता है ना। एंड कैसे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज जो, है ना, एक तरह से ये जो है रोल है, जो थॉट्स हैं, लैंग्वेजेस है, उनका जो रोल है किसमें, इन शेपिंग कल्चर। एंड कैसे ये जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं पर्सनालिटी के साथ, उसकी बात करता है यार। इट स्टडी द रोल ऑफ language, thoughts and perception in shaping culture, and how these mental processes interact with personality। ओके, तो ये हमको ये बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट जो लेवी स्ट्रॉस का जो वर्क है ऑन द एनालिसिस ऑफ मिथ एंड किनशिप सिस्टम, जो कि क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का रोल है इन शेपिंग व्हाट कल्चरल प्रैक्टिस। वर्क ऑन structural analysis of myth and kinship system demonstrate the role of cognitive structures in shaping cultural practices
तो ये हमने बात किया अबाउट कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी यार। हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है उसकी भी बात कर सकते हैं कि कैसे ये हमारे पास किसको बताता है, जो रोल है, रोल ऑफ व्हाट, रोल ऑफ different anthropological approach to study the personality and culture। ओके, दिस अप्रोच एग्जामिन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन व्हाट, जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जो कल्चरल सिस्टम्स है उनके बीच के इंटरडिपेंडेंस को क्या करता है, एग्जामिन करता है, एंड कैसे ये मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी उसको बताता है यार। सो एक तरह से ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो क्या प्रपोज करता है, ये बोलता है कि जो इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो उनके सोशल रूल्स के द्वारा शेप किए जाते हैं, है ना, मतलब एक तरह से बदलते हैं लोग, एंड जो कल्चर नॉर्म्स जो है जो कल्चर नॉर्म्स इस रूल के साथ एसोसिएटेड हैं उससे। सो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म वो किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, इट एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन शेपिंग व्हाट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। It emphasizes the importance of social institutions in shaping personality and बिहेवियर। एग्जाम्पल के बाद हम यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन की स्टडी के बारे में बता सकते हैं, जो अंडमान आइलैंडर्स के अंदर इन्होंने जो स्टडी किया था वो क्या को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट दैट सोशल स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है इन शेपिंग व्हाट, इंडिविजुअल एंड पर्सनालिटी बिहेवियर, है ना। इनका जो मतलब इनका जो कंपैरेटिव स्टडी था किनशिप सिस्टम के ऊपर कि इसका क्या रोल है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में एंड एक तरह से कल्चर नॉर्म को या फिर पर्सनालिटी को शेप करने में, उसकी बात हम कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंदर। डेमोन्स्ट्रेट द importance of social structure in shaping individual behavior and personality। ठीक है, तो देखो हम सीधा सीधा एग्जाम्पल दे के ये लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, छोटा करना होगा चीज़ों को तो ठीक है। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी की बात भी कर सकते हैं कि कैसे हमारे पास जो क्लिफर्ड गिब्स का जो वर्क था, है ना, बेलेनिस कॉकफाइट के अंदर, वहाँ पे जो वेब ऑफ सिग्निफिकेंस था ना वो बता रहा है कि इसका रूल क्या है सिंबल्स का इन ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी को शेप करने में। एग्जाम्पल के तौर पे क्लिफर्ड गिब्स वर्क ऑन दी Balinese cockfight and the interpretation of culture as web of significance exemplifies or what, है ना, focus on the role or exemplify the symbolic anthropological approach, है ना, and highlights the importance of understanding culture as a system of what, shared meaning, कि कैसे वो हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर को कल्चर अफेक्ट करता है।
तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी वेब सिग्निफिकेंस जो था क्लिफर्ड ग्रीस का। इट फोकसेस ऑन द रोल ऑफ symbols in shaping human behavior. So in conclusion हम बोल सकते हैं कि by examining this different ways in which culture shape human behavior and personality, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो एक तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं यार जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ओके, सो जो पर्सनालिटी एंड कल्चर स्कूल है एक तरह से हमारे पास इंसाइट प्रोवाइड करता है टू द इंडिविजुअल बिहेवियर कल्चरल सिस्टम, इंडिविजुअल बिहेवियर कल्चरल सिस्टम एंड द सोशल स्ट्रक्चर। सो इसकी बात कर सकते हैं हम कंक्लूजन के अंदर। दस with each approach contributing unique insights into the relationship between individual behavior cultural system and social structure। इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस इन स्टडी ऑफ पर्सनालिटी एंड कल्चर। तो हमने बताया यार कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जो है उसमें कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल आता है, कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी आता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले तो हमने कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल की बात की जहाँ पे ये बोलता है कि जो इन्फ्लुएंस है कल्चर फैक्टर का इन शेपिंग व्हाट और इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट्स है वो मार्गरेट मीड हो गया, रूथ बेनेडिक्ट हो गया, है ना। एंड एक और कौन थे यार यहाँ पे हमारे पास जो है एडवर्ड सापीर। ठीक है, तो हमने एग्जांपल में बताया जो मार्गरेट मीड का जो वर्क था इन समवन आइलैंड्स, है ना, वो हमारे पास क्या बता रहा है कि जो फैक्टर्स हैं कल्चरल फैक्टर्स है कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो लैंग्वेज थॉट्स एंड परसेप्शन का जो रोल है इन शेपिंग पर्सनालिटी उसकी बात की। लेवी स्ट्रॉस ने जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था किनशिप सिस्टम का एंड मिथ का, वो बता रहा है कि जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो कैसे अफेक्ट करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस को, और कल्चरल प्रैक्टिस इन टर्न्स अफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर। एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात की हमने, बात की अबाउट दी रेटली ब्राउन का जो स्टडी था अंडमान आइलैंडर्स में, वहाँ पे बताया कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका क्या इंपॉर्टेंस है भाई इन शेपिंग बिहेवियर एंड पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हमारे पास हमने बात की अबाउट क्लिफर्ड ग्रीट्स यार, इनका जो वेब ऑफ सिग्निफिकेंस है जो इन्होंने बताया अबाउट दी बार्निस कॉक फाइट, जहाँ पे इन्होंने वेब ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में बताया उसका, उसमें इन्होंने बताया कि जो सिंबल्स है उनका क्या रोल रहा है इन शेपिंग ह्यूमन बिहेवियर, उसके बारे में बताया। इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो भाई जितने भी अप्रोचेस हैं वो एक तरह से हमको इंसाइट प्रोवाइड करते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशन है, कल्चर सिस्टम एंड सोशल स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशन है वो हमको बता रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दी different approaches to study the culture and personality। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन पैटर्न अमॉन्ग नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। हमको क्या करना है जो लोकोमोशन पैटर्न्स हैं नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के अंदर उसको बताने हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट है एक तरह से डाइवर्स रेंज ऑफ लोकोमोशन पैटर्न, है ना, एग्जिबिट करते हैं जो कि उनको एक तरह से इन्वायरमेंट में इफेक्टिवली मूव करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लोकोमोशन पैटर्न है उसको हम क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, सस्पेंसरी लोकोमोशन, इन तीन कैटेगरी में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट नॉन ह्यूमन primate exhibit a diverse range of that enables them to
move efficiently through their environment, है ना। broadly classified into 3 categories. पहला क्या है यार, आर्बोरियल लोकोमोशन। आर्बोरियल लोकोमोशन की बात करें तो दिस टाइप ऑफ लोकोमोशन इन्वॉल्व व्हाट, मूविंग थ्रू द ट्रीज इन फॉरेस्ट कैनोपी, है ना। और इसमें हमारे पास जो आर्बोरियल लोकोमोशन होते हैं इसमें कुछ एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक, है ना, ग्रास्पिंग हैंड्स एंड फीट देखने को मिलते हैं, लंबे लिम्स देखने को मिलते हैं, प्रीहेंसाइल टेल्स देखने को मिलते हैं यार। टाइप ऑफ locomotion involves moving through the trees in the forest canopy and adaptations includes grasping hand and feet, long limbs and prehensile tail। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो गिब्बन्स हो गए, है ना, they are known for what, brachiation, and it is a form of what, arboreal locomotion in which they swing from branches to branches using their long arms। gibbons and simanx or gibbons are known for their brachiation, a form of arboreal locomotion in which they branch to branch using their long arms। ओके, अगर हम टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन की बात करें सो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन जो प्राइमेट्स शो करते हैं इसमें क्या है, एक तरह से मूविंग ऑन ग्राउंड, और यहाँ पे जो एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं दे आर रोबस्ट लिम्स एंड लार्ज बॉडी साइज या फिर अपराइट पोस्चर्स देखने को मिलते हैं। मूविंग ऑन द ग्राउंड,
एडेप्टेशंस की बात करें तो रोबस्ट लिम्स, लार्ज बॉडी, है ना, रोबस्ट लिम्स, लार्ज बॉडी साइज एंड मोर अपराइट पोस्चर। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास जो नकल वॉकिंग है जो कि चिंपांजीज एंड गोरिल्ला के अंदर देखने को मिलता है, नकल वॉकिंग इन गोरिल्लास एंड चिंपांजीज। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट द सस्पेंसरी लोकोमोशन। सस्पेंसरी लोकोमोशन में क्या होता है भाई, एक तरह से हैंग और स्विंग बिलो द ब्रांचेस यूजिंग देयर आर्म और टेल। सस्पेंसरी और लोग आर्बोरियल में यहाँ पे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं यार। तो आर्बोरियल में क्या हो रहा है, लोकोमोशन इन्वॉल्व मूविंग थ्रू द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप, मतलब पेड़ से पेड़ के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास सस्पेंसरी है ना, इसमें हमारे पास प्रीहेंसाइल टेल के थ्रू, आर्म स्विंग के थ्रू जाते हैं। सो एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। हमारे पास ओरेंगुटेन्स जो है एक तरह से सस्पेंसरी लोकोमोशन फॉलो करते हैं। एक दो वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा यूट्यूब में। इन्वॉल्व्स हैंगिंग और स्विंगिंग बिलो दी ब्रांचेस यूजिंग द आर्म एंड टेल्स, और आर्म और टेल्स। तो आर्बोरियल में क्या होता था, ट्रीज पे ट्रीज जा रहे हैं ना, है ना। इसमें हमारे पास इसमें कौन कौन से एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं यार, लाइक लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लिम्स जो कि हमारे पास आर्बोरियल में देखने को मिलता था। उसी प्रकार के यहाँ पे भी है, एंड स्ट्रॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास जो ओरेंगुटेन्स हैं वो आर्म स्विंगिंग या फिर सस्पेंसरी लोकोमोशन को फॉलो करते हैं थ्रू आर्म स्विंगिंग यार ना। Orangutan exhibit a form of suspensory locomotion known as arm swinging, where they use their long arms to move from branch to branch। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जब हम इन लोकोमोशन पैटर्न को समझते हैं, है ना, हमारे पास ये जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन उनको समझते हैं, तो हमारे पास एक इंसाइट प्रोवाइड होता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, तो पेड़ से कैसे ज़मीन में आए होंगे। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट thus understanding this locomotion patterns and their associated morphological adaptation can provide
valuable insights into the evolutionary history and behavior of non-human primates। ठीक है, सो इस प्रकार से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई। सो क्वेश्चन क्या था यार? क्वेश्चन था इलस्ट्रेट विद एग्जांपल द वेरियस टाइप्स ऑफ लोकोमोशन पैटर्न अमंग द नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। हमने बताया कि एक डाइवर्स रेंज ऑफ लोकोमोशन पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि इनको इन्वायरमेंट के थ्रू मूव करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्लासीफाई किया इनटू आर्बोरियल लोकोमोशन, जहाँ पे वो ट्रीज के थ्रू कैनोपी जो है फॉरेस्ट कैनोपी उसमें मूव करते हैं। यार हमने बताया इसमें जो एडेप्टेशंस है लाइक ग्रास्पिंग हैंड है ना, लॉन्ग लिम्स एंड प्रीहेंसाइल टेल देखने को मिलता है। एग्जांपल के तौर पे हमने बताया वेकिएशन जो कि गिब्बन्स शो करते हैं यार, है ना, जहाँ पे वो स्विंग करते हैं बिटवीन द ब्रांचेस बी यूजिंग देयर लॉन्ग आर्म्स। हमने बात किया वो टेरेस्ट्रियल लोकोमोशन जहाँ पे ग्राउंड में मूव करना इन्वॉल्व होता है। इसमें रोबस्ट लिम्स होते हैं, पैर है ना, लार्ज बॉडी साइज होता है, अपराइट पोस्चर होता है यार। फॉर एग्जांपल हमने बात की जो नकल वॉकिंग करते हैं गोरिल्लास एंड चिंपांजीज, वो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस है, वहाँ पे है ना पैर हाथ ऐसे मोड़ के चलते हैं। तीसरा जो है सस्पेंसरी, थोड़ा बड़ा कंफ्यूज हो सकते हो बट हाँ चीज़ें थोड़ी सी है ना। सस्पेंसरी लोकोमोशन में स्विंग करते हैं, हैंग करते हैं थ्रू दी ब्रांचेस ना, किसके थ्रू? आर्म्स और हैंड्स के थ्रू। एडेप्टेशंस जो है एक तरह से यहाँ पे सिमिलर एडेप्टेशन है आर्बोरियल के जैसे, है ना, बट यहाँ पे समझना आर्बोरियल में पेड़ से पेड़ जा रहे हैं बट इसमें झूल झूल के जा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास इनमें भी लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल लिम्स, स्ट्रॉन्ग प्रीहेंसाइल टेल्स देखने को मिलते हैं। और ओरंगेटन्स जो एक्सिबिट करते हैं वो सस्पेंसरी लोकोमोशन एक्सिबिट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्म स्विंगिंग, जहाँ पे वो ब्रांचेस से ब्रांचेस मूव करते हैं। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो भाई, जब हम अंडरस्टैंड करते हैं लोकोमोशन पैटर्न को, दैट इज आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल एंड सस्पेंसरी, तो हमारे पास एक इंसाइट पता चलता है कि जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स है उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, उनका बिहेवियर क्या है, वो सबको समझ आता है यार। सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द movement of the non-primates with examples। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है? हाउ इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर लिंक टू द नोशन ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। जो कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर है वो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी बात करनी है, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ओके, कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन कैसे पावर लाता है ये हमको बताना है, एंड कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का क्या इम्पैक्ट है किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर। क्या इम्पैक्ट है किसके ऊपर? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर, ये हमको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को, है ना। क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर लिंक टू द नोशन ऑफ कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर है इट इज इंटेंसिकली लिंक्ड विथ व्हाट? जो कॉन्सेप्ट है कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन का उसके साथ ही रिलेटेड है। ठीक है, तो हम ये बताएंगे कि कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन होता क्या है, ये बताएंगे भाई। सो कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन रिफर्स टू व्हाट, है ना, इट रिफर्स टू द एक्ट ऑफ परचेसिंग या फिर डिस्प्लेइंग व्हाट? लग्जरियस आइटम, जिससे वो आदमी अपने आप को जो सोशल स्टेटस उसको तो बढ़ा रहा है, एंड जो दिखावा करके अपने आप को पावर एक तरह से क्या करता है यार, पावर शो करता है सोसाइटी के अंदर, है ना। एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर, बिकॉज है ना एक तरह से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर बेनिफिट जो है वो अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। Conspicuous consumption refers to the act of purchasing and displaying luxurious item or engaging in what? Extravagant activities to enhance one's social status. Okay,
एंड जो फिनोमिना है इट इज डीपली रिलेटेड विथ व्हाट, पावर डायनेमिक्स, है ना, एक तरह से अफेक्ट करता है यार। एंड इसका इम्प्लीकेशन किसके ऊपर है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर, मतलब जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर। एंड दिस फिनोमिना ऑफ कंस्पिकुअस कंजम्पशन is deeply rooted in the power dynamics prevalent in a society and has significant implications for distributive justice, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्सेप्ट है पावर का, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है पावर का, है ना, इसकी बात करें तो the concept of power can be understood in terms of social, economic and political power, है ना। सोशल पावर इज द एबिलिटी की वो क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी ग्रुप को, है ना। इकोनॉमिक पावर मतलब एक तरह से कंट्रोल कर सके रिसोर्सेज को, एंड पॉलिटिकल पावर मतलब इट इज कंसर्न विथ ऑथोरिटी टू मेक डिसीजन। दूसरे की इन्फ्लुएंस करने की ताकत को बोलते हैं सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर pertains to control over resources and political power is concerned with the authority to make decision, है ना। जो कंस्पिकियस कंजम्पशन था इट इज ड्राइवन बाय व्हाट, है ना, क्यों होता है, इट इज ज़्यादातर जो डिज़ायर है यार कि वो है ना, जो डेमोन्स्ट्रेट कर सके सोशल पावर को, है ना, उसके वजह से यहाँ पे होता है ना। वो क्या करना चाहते हैं कि सोशल रिकॉग्नाइजेशन एंड एडमायरेशन चाहते हैं इसके वजह से। तो यहाँ पे हमारे पास मेनली यहाँ पे सोशल पावर की बात करनी होती है। ठीक है, चलो तीनों लिख देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में तो सिर्फ सोशल पावर लिखना है, ठीक है। कंस्पिकियस consumption is often driven by the desire demonstrate social power with
individual engaging in what? Lavish spending and gain social recognition. एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं, इन बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो डिस्प्ले ऑफ वेल्थ है कैसे दिखाया जाता है, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज के थ्रू। मतलब जो जितना ज़्यादा वेडिंग्स में, फ्यूनरल्स में खर्चा करते हैं वो उतना ज़्यादा सोशल स्टेटस के साथ इन्वॉल्व है यार। इन मैनी ट्रेडिशनल societies, the display of wealth through rituals and ceremonies such as weddings or funerals can serve to establish what? Can serve to establish the social status of an individual. Involved. एंड जो कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे क्या प्रभाव पड़ता है यार? इट लीड्स टू व्हाट? एक तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे जो इंडिविजुअल है जिनके पास ज़्यादा पावर है या फिर वेल्थ है, जो कि कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन में यहाँ पे क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। सो उससे क्या होता है? एक्यूमुलेट ज़्यादा, मतलब रिसोर्स एक्यूमुलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से गैप देखने को मिलता है यार रिच एंड पुअर के बीच में। The impact of conspicuous consumption on distributive justice is particularly evident in the unequal distribution of resources and opportunities, because as individuals with power and wealth engage in what? Conspicuous consumption, they often even accumulate more resource and leading to what? Widening the gap between rich and poor. Engage in conspicuous consumption, they often accumulate even more resources, further widening gap between the rich and पुअर। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट है ऑफ पावर क्लोजली लिंक्ड विद व्हाट द नोशन ऑफ कंस्पिकुअस कंजम्पशन, एंड जो कंस्पिकुअस कंजम्पशन है वो हम पावर डायनेमिक्स के अंदर दिखने को मिलता है यार। दस जो फिनोमिना है इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है जो कंस्पिकुअस कंजम्पशन है उसका ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एज इट कंट्रीब्यूट टू व्हाट? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे सोशल इनइक्वालिटीज़ को परपिचुएट कर देता है ना, एक तरह से फेयर एलोकेशन ऑफ जो बेनिफिट्स हैं विद इन सोसाइटी उसको कमजोर कर देता है। Thus
the phenomena of conspicuous consumption has significant impact on the distributive justice as it contribute to the unequal distribution of resources and opportunities and perpetuating what है ना has a significant, यहाँ पे लिखेंगे phenomena of conspicuous consumption has significant implication on for distributive justice as it contributes to the unequal distribution of resources and opportunities, perpetuating what? Social inequalities इस प्रकार से कंक्लूड कर सकते हैं भाई। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हाउ इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ पावर लिंक टू द नोशन ऑफ कंस्पिकुअस कंजम्पशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सबसे पहले तो हमने बताया कि कंस्पिकुअस कंजम्पशन क्या होता है यार, जो लग्जरियस आइटम को परचेज करना, एक्स्ट्रावेगेंट एक्टिविटीज को दिखाना, है ना, जिससे एक तरह से वो क्या करना चाह रहे हैं, सोशल स्टेटस मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्पिकुअस कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे पास क्या मतलब एक फिनोमिना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बोल सकते हैं कि पावर डायनेमिक्स में हेल्प कर मतलब बहुत ज़्यादा ये रोल प्ले करता है। और इससे एक तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसमें भी यहाँ पे इंप्लीकेशन देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या वो देखेंगे, बट हमारे पास 3 तरह के पावर होते हैं, सोशल पावर, इकोनॉमिक पावर एंड पॉलिटिकल पावर। सोशल पावर से इफेक्टेड होता है जो कॉन्स्पिकुअस कंसर्न, इट इज रिलेटेड विद व्हाट? सोशल पावर, बिकॉज एक तरह से वो क्या करना चाह रहे हैं, खर्चा महंगी चीज़ों में खर्चा करके, अभी जैसे अंबानी जो है महंगा शादी में खर्चा क्या करना चाह रहा है, अपने सोशल रिकॉग्नाइजेशन करना चाह रहा है। अब ये सोशल रिकॉग्नाइजेशन से क्या होगा, है ना, जैसे कि जनरली हमने जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं वो शादी रिचुअल्स एंड सेरेमनीज में ये डिस्प्ले करते हैं कंस्पिकुअस कंजम्पशन करके, लाइक वेडिंग में भी जो कर रहे हैं अंबानी लोग, है ना, फ्यूनरल्स के अंदर किसी का देहांत हो गया तो उसमें, तो एक तरह से वो क्या करना चाह रहे हैं, इसका जो इंपैक्ट पड़ता है कंस्पिकुअस कंजम्पशन का वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे लगता है, बिकॉज इससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रहते हैं यार। बिकॉज जो कंस्पिकुअस कंजम्पशन कर रहा है उसका सोशल रिकॉग्नाइजेशन देखने को मिलता है और उससे क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लेता है वेल्थ, है ना, और उससे क्या होता है जो गैप है रिच एंड पुअर के बीच में और बढ़ जाता है। तो जान रहे हैं अंबानी भाई 500 हज़ार जितना भी करोड़ 5-10 हज़ार खर्चा करेगा करोड़, तो जहाँ के बाद में जान रहे हैं कि 10-20 हज़ार करोड़ और एक्स्ट्रा कमा लेगा वो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन है उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ता है यार डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन की वजह से। एंड उससे क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज परपिचुएट हो जाते हैं, एक तरह से हमारे पास है ना जो फेयर एंड एलोकेशन ऑफ बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलता सोसाइटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन एंड पावर डायनेमिक्स के साथ और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बाद, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है भाई, कैसे कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन पावर डायनेमिक्स के साथ रिलेटेड है वो हमने बताया, उसका इंपैक्ट क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में वो बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 का हमने देखा 2020 के पेपर 1 का सेक्शन ए का पार्ट 2 पेपर 1 का।